एचएनआई की वर्थ कितनी होती है ना, अल्ट्रा एचएनआई की वर्थ कितनी होती कम से कम 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो एचएनआई है, और जिसके पास 25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा एचएनआई। है? टाइप ऑफ एचएनआई कौन से होते हमें ये समझना पड़ेगा उनके पास ये वेल्थ आई कैसे। हैं? पैसे से पैसा बनता है। एचएनआई एक्चुअल में पैसे से पैसा बनाते हैं। एचएनआईज में फीमेल मेल का रेशियो क्या है? फीमेल्स ज़्यादा। वेलकम टू दी पॉडकास्ट विजय सर। आज का पॉडकास्ट मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ एचएनआईज के बारे में, अल्ट्रा एचएनआईज के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में। एंड सबसे बेस्ट पर्सन मुझे लगता है आप ही हो, क्योंकि विजय सर हैज ट्रेन्ड मोर देन 200+ एचएनआईज। तो सर प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड फिर आप ज़रूर बताइएगा एचएनआई और रिटेलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैंने स्टार्ट तो खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट से करा था। स्टार्टिंग में मेरे को भी काफ़ी लॉस हुए थे, ओके मगर कोइंसिडेंटली मेरे को एक जॉब ऑफर आया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी से जो स्टॉक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ओके पहले साल बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर नहीं बिका, तो क्वेश्चन तो मेरे पे आना ही था, बिकॉज आई वॉज द रीजनल हेड देयर। ओके तो बट मेरे पे क्वेश्चन आता उससे पहले मैंने ही उनको बता दिया भाई सॉफ्टवेयर नहीं बिका। तो पूछा गया क्यों, मैंने बताया भी यहाँ पर लोग टेक एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज ये सब चीज़ें जानते नहीं हैं, 2005 की बात है ये। तो फिर उन्होंने पूछा भाई क्या सोल्यूशन है। तो वहीं पे उनके एक और डायरेक्टर थे, उन्होंने फिर ये कहा कि विजय हम आपको ट्रेनिंग देते हैं पहले, और फिर बस आप लोगों में अवेयरनेस करो, सेल्स अपने आप हो जाएगी। तो मैंने फिर क्या करा भाई, पहले मुझे ट्रेनिंग मिली और फिर मेरे को फ्री हैंड मिल गए। फ्री हैंड में उन्होंने कहा कि अब आप बस लोगों को पढ़ाओ। तो हम लोग सेमिनार वर्कशॉप्स इस तरीके से करते थे और काफ़ी लोगों को हमने ट्रेनिंग करा, और धीरे 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 सेल्स बढ़ने लग गई। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ना हमें अप्रोच करते थे सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, बाकियों को तो हम ही कर रहे हैं। Right. जैसे मैंने 500 कॉपी बेची सॉफ्टवेयर की, तो 5 लोग हमें भी अप्रोच करते थे खरीदने के लिए। तो 2010 तक शायद हम लोगों ने 2-4 हज़ार कॉपी तो बेच दी थी पुश करके। मगर कुछ लोग जो हमें अप्रोच करते थे ना, बाद में पता चला ये लोग तो एचएनआईज हैं। मतलब 2006, 7, 8, 9 की बात बता रहा हूँ मैं। वो लोग मतलब उस वक्त एचएनआई मतलब 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो उनका तब था। आज तो वो कहाँ है, इट्स नेक्स्ट लेवल की बात है। तो जब मैं उनसे मिलता था ना, तो यहाँ पे ना एक बड़ा डिफरेंस था। मेरी लर्निंग कैसे हुई ये भी बताता हूँ आपको मैं पूरा डिटेल में। तो जब हम लोग पुश करते थे ना किसी को, सॉफ्टवेयर ले लो, देख लो, स्ट्रैटेजी समझ लो, इंप्लीमेंट करो, दिस विल ऑप्टिमाइज योर डिसीजंस, तो वो हम पे डिपेंडेंट रहते थे। मगर जो हमें अप्रोच करता था ना, वो हमसे बोलता था कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है, इसको आप मेरे को ऑटोमेट करो और इसको मेरे को हेल्प करो इसको ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है। तो मेरी एक्सपर्टीज ही यही थी। तो धीरे 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 ऐसे मैं एचएनआईज के टच में आया, और 2010 में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ एचएनआईज को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लोगों को ना बहुत ज़्यादा मतलब समझ है चीज़ों को लेके, और ये ग्रो भी करना चाहते हैं, और ये ना एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को टाइम भी देते हैं। और फिर मुझे लगा कि मेरी लर्निंग भी इन्हीं के साथ हो सकती है, और इनको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो इनको हेल्प करे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने में, ऑटोमेट करने में, बैक टेस्ट करने में। वो टेक्निकल स्किल्स मेरे पास थे। तो फिर मैंने इनको हेल्प करा, और इनडायरेक्टली मुझे भी हेल्प मिलती रही लर्निंग्स में, और मैंने इंडस्ट्री के काफ़ी टॉप प्लेयर्स को पढ़ाया, और बल्कि उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। मैं ये तो गलत वर्ड है कि पढ़ाया, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे लिए ऑनर था उनको असिस्ट करना, मैं ऐसे बोलूँगा। बट उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ पढ़ाया। तो दैट्स हाउ वो धीरे धीरे 2016 तक ना एक पूरा सिस्टम बन गया जो एक एचएनआई को अल्ट्रा एचएनआई बनाने की पूरी ताकत रखता है। ठीक है। अब सर बताइएगा कि रिटेलर, ठीक है, आज हम रिटेलर्स के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई के True. बारे में। तो आपसे बेस्ट पर्सन कोई है नहीं, तो आप ही मुझे बताइए कि इनका माइंडसेट क्या डिफरेंस होता है। मतलब एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई में ऐसा क्या डिफरेंस है जो रिटेलर्स नहीं है और रिटेलर्स को डेवलप करना चाहिए। देखिए, एक मेजर डिफरेंस जो मेरे 20 साल या 21 साल, अब तो 21 साल हो गए जनवरी में, तो 21 साल में मैंने ये रियलाइज़ करा है कि रिटेलर ना हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना चाहता है। मतलब हर ट्रेड में उसको प्रॉफिट करना है, राइट। हर रोज बैठेगा ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। मगर एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई को मैच जीतना है। देखो इन दोनों में अप्रोच में डिफरेंस है। लूज बॉल उसके पास आती है अल्ट्रा एचएनआई के पास, मगर वो हर बॉल पे हिट करने का कोशिश नहीं करता, कई बार बॉल छोड़नी भी पड़ती है। तो वो अपना जैसे जैसे उसको सिचुएशन लगती है वो उसके हिसाब से अटेम्प्ट करता है, और लूज बॉल आने पे वो छोड़ता भी नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बल्लेबाजों को उनका टारगेट होता है मैच जितवाने पे, हर बॉल पे छक्का मारने का उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो डिफरेंस मेरे को तो सबसे बड़ा यही लगा।
मतलब विराट कोहली है, एचएनआईज विराट कोहली है, ऐसा Correct. मान सकते हैं हम। ट्रू। ठीक है, तो माइंडसेट का तो डिफरेंस हमें समझ आ गया। अब आप मुझे सर बताइए, आप इतने एचएनआईज को मिले हो, 200 प्लस एचएनआईज को, तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो, या वो आपके पास कैसे आता है, वो प्रोसेस क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बताया, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था पहले, तो उसके बाद मैंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी ज्वाइन करी थी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को पता तो था कि मैं ये सब ट्रेनिंग करता हूँ। तो एक तो रेफरेंस बिजनेस ही आता है हमें, कभी भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता है, या हम किसी को बताएं तो उसको ये चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता वो, क्योंकि सबको ना वो रिटेल माइंडसेट या क्विक मनी के बारे में ही पता है। तो ज़्यादातर हमें ना रेफरेंस बिजनेस आता है, और अब थोड़ा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तो कुछ लोग अभी भी आ जाते हैं, अदरवाइज हमें ज़्यादातर 90% केस में रेफरेंस बिजनेस आता है। ओके, या ओके, मेक सेंस। तो ठीक है, अब सर जैसे आपने बताया एचएनआई की वर्थ कितनी होती है ना, अल्ट्रा एचएनआई की वर्थ कितनी होती है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जिसके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो एचएनआई है, और जिसके पास 25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा एचएनआई है। ऐसे लोग हैं सर, एग्जिस्ट करते हैं? बहुत लोग हैं। कितने लोग होंगे? देखो, मेरे हिसाब से कम 8 लाख तो है इंडिया में, 8 लाख लोग, ओके। अब बट 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से हाँ, बात हुआ है, तो कोई हाँ, नंबर नहीं है, नंबर वैसे कुछ तो भी ये नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं हाँ, है, बट दे थिंक आउट द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। अब बात करते हैं कि सर आजकल ना, जैसे मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं फाइनेंस के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ, तो हमने रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि अग्रवाल्स बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो बहुत वेल्दी होते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अगर अच्छा। मैं बाई चांस, मुझे नहीं पता ये आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसे आ गया, हाँ, अगर मैं अपने एचएनआईस की पूरी लिस्ट उठाऊं तो मैंने सबसे ज्यादा शायद अग्रवाल या गुप्ताज ऐसे लोग पढ़ाए, सबसे ज्यादा। और कौन लोग होंगे इसमें से? मतलब सबसे ज्यादा तो मुझे यही टॉप लिस्ट है, उसके बाद शायद पंजाबीज। पंजाबीज भी है? हाँ। ओके, चलो ग्रेट, हम्म, ग्रेट टू हियर दैट। हाँ। अब बात करते हैं आगे की, कि आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है अगर आपके पास लेट सपोज कोई एचएनआई आया, और उससे भी पहले हम ये बात कर सकते हैं कि टाइप ऑफ एचएनआईज कौन से होते हैं, मतलब आपके पास ऐसे कौन से एचएनआईज आए हैं, मतलब लेट सपोज उनका एम क्या होता है? देखिए, होता क्या है यहाँ पे ना, एचएनआईज को पहले हमें ये समझना पड़ेगा उनके पास ये वेल्थ आई कैसे है। ओके, एक तो ये है कि किसी के ग्रैंडफादर ने दे दी, फादर ने दे हाँ दी, हाँ, तो ज्यादातर मेरे पे ना ऐसे केस आते हैं कि अब वो उनको ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास ना वो वाली नॉलेज नहीं है कि इसको हाउ टू ग्रो इट। तो उन्हें लगता है कि भाई ये पैसा अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया और ये रिस्क पे आ गया, तो फिर पता चला जो लेगेसी में मिला है वो भी जा सकता है। तो अगर मैं हिस्ट्री देखूं अपनी पूरी 20 साल की, तो सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनके पास लेगेसी में जिनको पैसा मिला है। तो अब वो लोग थोड़ा डरते हैं, तो डरने के फिर रेफरेंस मिल जाता है उन्हें, तो फिर हम उनको सिखाते हैं और फिर वो अपने आप को ग्रो करते हैं। ग्रेट ग्रेट। अब बात करते हैं कि एचएनआईज में क्या जेंजी लोग हैं आपके पास, मतलब जिन्होंने खुद ने वेल्थ क्रिएट करी, क्या ऐसे लोग हैं? मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे, बट अगर है तो प्लीज उनके बारे में बताइए। मैं एक एग्जांपल तो बताना चाहूंगा। एक जेंजी तो वर्ड आप लोगों ने अभी सुना है 1-2 साल पहले। हाँ हाँ, मेरे को एक जेंजी ना 2014 में मिला था, अमेजिंग बंदा। अच्छा, मैं तो अमेजिंग वर्ड, मतलब मुझे आई रियली स्टिल, वो बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी करता है, ट्रेड भी करता है, मगर ना ये डिसीजन उसके फादर ने लिया था। ठीक है, उसके फादर को लगा था कि ये ना बहुत इधर उधर के काम करता है और ये ना टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। ओके, तो हिज फादर डिसाइडेड कि बॉस तू ना ट्रेनिंग ले वेल्थ मैनेजमेंट की। तो उनके दोस्त को या उनकी फैमिली को मैंने पूरा पढ़ाया था, उनके दोस्त की पूरी फैमिली को। तो फिर उन्होंने रेफरेंस दिया, बात हुई, तो इसको पढ़ाना है, तो मैं पहले तो मिला, तो थोड़ा फन में ही रहता था, ज़्यादा चीज़ें वो सीरियसली नहीं ले रहा था। ऐसी होता बट है एक बात पे ना वो एग्री करता था अपने फादर के साथ कि मैं ना इन्वेस्ट सीखने के बाद करूँगा। वो कहते थे मैं तेरे को पैसे दूंगा बट तू पहले सीख ले। तो इस बात पे दोनों एग्री थे। ओके, तो उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि भाई कोई जल्दी नहीं है, 1-2 साल का टाइम आप इसको दो। फिर पूरा मतलब बैक एंड में मुझे ना उसका माइंडसेट चेंज करना था, जो उसके फादर का जो सोच रहे थे वो। तब उसकी एज करीब 16-17 साल थी। तो मैंने उसको पूरा सिखाया। उसके फादर ने उसको स्टार्टिंग में आई थिंक 5 लाख रुपए दिए, कह रहा अब इसको ग्रो कर। ओके, तो जो भी मैंने सिखाया उसने इम्प्लीमेंट करी सारी लर्निंग्स, और शायद पहले साल उसका 22% के आसपास का रिटर्न था, जो मुझे याद है, और काफ़ी पुरानी बात है ये तो। अब तो उसके बाद फिर अगले साल उसके फादर ने उसको 15 लाख रुपए दिए। अब 20 लाख हो गए थे इन्वेस्टेड वैल्यू। उसने उसको भी वही 20-25% के हिसाब से साल का बढ़ाया, और 2 साल लगातार हो गए थे। अब उन्होंने एक और पैसे दिए, मतलब 30 लाख रुपए और दिए, 50 लाख हो गए, और एक एडिशनल 5 लाख दिए, वो ट्रेडिंग के लिए दिए। ओके, और धीरे 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 करके आज की डेट में वो अपना खुद फंड मैनेज करता है फैमिली का।
पेरेंट्स हाईली सेटिस्फाइड है और वो फोकस अप्रोच के साथ ग्रो कर रहा है। और अब तो उसके और 2 रिलेटिव्स है, वो भी कहते हैं भाई तू हमारा फंड मैनेज कर ले, सो विल गिव यू शेयरिंग। मगर वो खुद ही सेटिस्फाइड है और वो शायद जॉब अब पूरी तरह मना कर चुका है अपने कॉलेज और अपने घर पे कि मुझे अब कोई जॉब नहीं करनी, मेरे को ये फंड ही मैनेज करना है। और अब वो पूरी तरह फोकस्ड है, बस ये एक बेस्ट पार्ट है जेंजीज में। मगर एक बेस्ट पार्ट भी मैं बताए तो ये लोग ना थोड़ा फोकस्ड भी होते हैं, ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शन लोगों को लगता है ऐसा, मगर मैं जितना और डीपली इनसे बात करते हैं ना, जैसे कई बार आपने देखा कोई वीडियो गेम जैसे खेल रहे तो बस उसी को खेल रहे हैं, कोई ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि बस इस फोकस वाली अप्रोच को ना हमें उधर शिफ्ट करना है इसका, राइट, कि भाई तेरे को इससे एडवांटेज होगा। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि यार ये लोग बहुत जल्दी जॉब चेंज करते हैं। जॉब चेंज करने के पीछे इनका फोकस है कि मेरे को पैसा कमाना है। अब कोई बंदा सामने वाला कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा तो वो जॉब चेंज कर देता है। तो मुझे लगता है कि उस फोकस को उठा के अगर इसी के ऊपर ही डाल दिया जाए, भाई तेरे को वेल्थ बनानी है, और ये पूरी अप्रोच है। इसके फादर का एक बेस्ट पार्ट था, उन्होंने पूरी अप्रोच समझा दी थी उसको। तो अब उस बंदे ने उसको फिर इम्प्लीमेंट करा और आज की डेट में मतलब एवरीवन दे लव हिम कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है। डन। अब आप बताइए इनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था, मतलब जेनजी और जो उनके पापा है, आप उनको क्लोजली जानते हो, तो उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। दोनों के बारे में पूछ रहे हैं? दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, फादर को ये लग रहा था कि अगर मैंने अभी इसको किसी काम पे नहीं लगाया ना, एक फोकस्ड अप्रोच पे, तो ये ना फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इसको कंट्रोल करना, काबू करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज 17 और 18 या 16 17 18 साल के आसपास बच्चे थोड़ा सा मतलब लगता है कि कहाँ, उनको लगता है कि भाई उड़ ना जाए, हाथ से ना निकल जाए। तो उनको लगा कि इसी वक्त टाइम है। और बैकएंड में मुझे जो उन्होंने बोला था, मुझे कुछ करना था कि भाई उसको समझाते रहो थोड़ा एथिक्स, मैनर्स और वो सारी चीज़ें, बट वो तो एक सेकेंडरी पार्ट था, मेन था वो फंड मैनेजमेंट का। तो वो खैर अब चीज़ों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली मनी की। पहले तो थोड़ा पिताजी के पैसे पे चीज़ें उड़ा रहा था वो, ये वाली बात। और हम सुनते भी ऐसा काफ़ी कि मतलब अमीर बाप का बेटा हो तो वो बस पैसे उड़ाना ही जानता है, पैसे कमाना नहीं जानता, ये भी हमने सुना। बट कहीं ना कहीं उसके फादर की भी अप्रोच थी, अर्ली स्टेज में उसको फोकस्ड कर दिया। और एक बात पे दोनों एग्री थे कि भाई मुझे ट्रेनिंग करने के बाद ही आगे मैं बढ़ूंगा, आई विल मैनेज योर मनी। तो दे बोथ फॉर एग्री। मतलब मुझे लगता है पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट प्लेज अ वाइटल रोल जब आप उनको शेप करते हो। ट्रू। ओके, अब बात करते हैं सर, हम सबने सुना है पैसे से पैसा बनता है, क्या ये सच है? बिल्कुल। HNI एक्चुअल में पैसे से पैसा बनाता है, वो तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। एग्जाम्पल बताइए इसके ऊपर प्लीज। पहले तो मैं आपको ना इन 3 डिफरेंस बता देता हूँ। एक तो बंदा जॉब कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है और एक HNI है। फिर पैसे से पैसे की बात आएगी। देखो, जो जॉब कर रहा है उसके पास टाइम है, थोड़ा पैसे उतने नहीं है। जो बिजनेस कर रहा है उस पर टाइम, पैसे बहुत है मगर टाइम का थोड़ा हमेशा चैलेंज रहता है। मगर जो HNI है उस पर पैसे भी और टाइम भी है। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड अप्रोच के साथ आज एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर उसको मॉनिटर करता है, और जैसे जैसे वो ग्रो होती है तो वो अपना वेल्थ अचीव करता है। तो उसके पास टाइम भी है और पैसे भी है। तो अब आपके वाला जो सवाल था, एक बार, पैसे से पैसा बनता है। तो अब उसके पास टाइम भी है और पैसा भी है। अब जो पैसे से पैसा बनता है, अब उसने एक बड़ी वेल्थ ग्रो कर ली है। अब वो क्या करता है, इसको और बिजनेसेस रिव्यू करता है और इन्वेस्टमेंट करता रहता है। मगर साथ के साथ एक उस एडिशनल यूएसपी भी मैं बताता हूँ, वो अपने पूरे पोर्टफोलियो का ना इंश्योरेंस लेके रखता है। हाँ, अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे जैसे उसकी वेल्थ ग्रो करती रहती है, ऐसे ऐसे वो इंश्योरेंस करता रहेगा। अब बाई चांस किसी भी वजह से मार्केट में मेजर करेक्शन आती है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो उसने अचीव करी थी, बस वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ऐसे वो पैसे से पैसा बनाता है। अब मार्केट में करेक्शन आती है तो वो इंश्योरेंस फिर पैसा देता है उसको, और वो रीइन्वेस्ट कर देता है, बिकॉज मार्केट तो कहीं जाने वाली नहीं है। तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो दैट्स हाउ ही मेक्स मनी फ्रॉम पैसे से पैसा। पर सर इंश्योरेंस भी हो जाता है पोर्टफोलियो का, ये मुझे अभी पता चला है, टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी पता चला है। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, मतलब कि जैसे मुझे नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता कि इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, इंश्योरेंस एक्सचेंज से ही लिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से थर्ड कंपनी या थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही लिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, इसका साल का खर्चा आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, या ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको हर महीने इंश्योरेंस करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी है। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, आपके एक हाईएस्ट वैल्यू प्रोटेक्ट होती रहेगी। इस तरीके से आप पैसे से पैसा बना पाएंगे और जो नेक्स्ट लेवल अचीव हुआ है, हाईएस्ट लेवल अचीव है, उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
आजकल आप देख रहे होंगे गोल्ड पे सिल्वर पे बड़ा डिस्कशन हो रहा है, मगर इससे भी पहले ये रैली आ चुकी है। अभी तो लोगों ने शायद 3-4 टाइम्स देखा है गोल्ड या सिल्वर को, तब तो 9 टाइम्स हो गया था अप्रॉक्सीमेटली। $100 का जो गोल्ड था वो $875 चला गया था बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। अब देखो वहां पर किसी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया होगा उस वक्त, तो भाई और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा यही मन में आता है, मगर वहां से करेक्ट होके $250 आ गया था 875 से करेक्ट होके। तो दोस्त अगर आपने वहां भी $875 पे कुछ नहीं करा और $250 पे भी कुछ नहीं करा, तो आप तो रिग्रेट ही फील करोगे, यार मैं कुछ कर लेता, ये कर लेता। अब HNI अप्रोच क्या है, $100, $200, $300, $400 से लेके $875 तक गया। हर महीने या तो करो या एक सर्टेन लेवल अचीव होने के बाद से एवरी $50 पे आप इसका इंश्योरेंस लेते रहो। तो इसका मतलब है बॉस जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा उसका इंश्योरेंस करते रहो। अब जैसे ही वो रिवर्सल होगा, इसका मतलब है मेजर करेक्शन आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको उस इंश्योरेंस का एडवांटेज मिल जाएगा। और अब आपने पूछा कि एग्जैक्टली क्या होगा, आपकी करेक्शन का 90% आपको इंश्योरेंस दे देगा। ओके, एंड इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, एड ऑन्स होती है, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस में हम देखते हैं एड ऑन्स वगैरह, तो कुछ ऐसा होता कुछ है? नहीं होता, आप बटन दबाओगे अगले दिन पैसे आ जाएंगे आपके पास। जिस दिन आपको लगे ये बॉटम लग चुका है, भाई कुछ तो एनालिसिस कोई ना कोई करेगा ही, जब भी करेगा, राइट। जैसे ही आप बटन दबाओगे वो पैसे आपके अकाउंट में अगले दिन आ जाएंगे। वेरी नाइस, मतलब समथिंग न्यू, मतलब मैंने जो Yes. सीखा है इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पे भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही काफ़ी लोग यही करते हैं, मतलब उन्होंने इसको गैम्बलिंग की तरीके से ही True. देख रहे हैं। हम्म। अब यही अप्रोच अगर HNI के ऊपर आ जाए, जैसे आप सिखा रहे हो कि इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, दिस इज समथिंग न्यू, Yeah. और लोगों को समझना भी चाहिए इसके बारे में। इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करता हूँ मंसीर, जरूर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जैसे अभी एक डिस्कशन हुआ था एक क्वेश्चन पे कि भाई 8 ही लाख लोग हैं हाँ 140 करोड़ में से। राइट। भाई वो 8 लाख लोग ना थोड़ा अलग, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे थिंक डिफरेंटली, इन्वेस्ट डिफरेंटली, विन डिफरेंटली। तो वो डिफरेंटली ये है ना कि वो ये कह रहा है बॉस मैं इतने लेवल पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया $875 से $250। जैसे अगर आपको मैं एक निफ्टी का एग्जांपल भी बताता हूँ, 2007 में ना मार्केट में बहुत तेजी थी। आप ना स्पेशली लास्ट 6 महीने का चार्ट देखना, जून 2007 से लेके दिसंबर 2007 तक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया था। और जितना मुझे याद आ रहा है ये 50% राइज था 6 महीने में, 50% इन 6 मंथ्स। ठीक है जी। 8 जनवरी को मार्केट में करेक्शन आता है 2008 में, और उस साल मार्केट में ना अप्रॉक्सीमेटली 65% का करेक्शन था टॉप से, 2200 का इंडेक्स आ गया था। अब आप एक बात बताओ, वो पलट के मार्केट कितने टाइम बाद आया था भाई? 6300 से 2200, फिर 2200 से 6300 कितने टाइम में आया होगा? बहुत लॉन्ग टर्म में हुआ था, अराउंड 6-7 साल। इट्स क्लोज टू 6 years। 6 years। हाँ अब एक बात बताओ, HNI क्या यहाँ पे तमाशा देखने आया? उधर 6300 देख लिया, फिर 2200, फिर उसके बाद 6 साल लगा दिए। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे नया पीक बनता है वो उसका इंश्योरेंस करता रहेगा। राइट। अब मेजर जब करेक्शन आएगी तो अब एकदम से इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाता है, या जैसे ट्रिगर हुआ करेक्शन, अब इंश्योरेंस अपना काम करेगा। अब आपको 65% करेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 55% वापस आ जाएगा। इसको अगर कहेंगे तो नंबर से एक्सप्लेन करूं? हाँ करिए। सपोज करिए किसी का पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है और मार्केट में 2008 की तरह 65% की गिरावट आ गई, तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो करीब करीब 3.5 करोड़ का रह जाएगा और करीब 6.5 करोड़ का लॉस हो रहा है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो 5.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। ओके। अब देखो वेल्थ कैसे या HNI स्टेटस कैसे यहाँ से ट्रिगर होगा, या वेल्थ कैसे ट्रिगर होती है। 5.5 करोड़ रुपए आप उस बॉटम पे अच्छी कंपनीज में डिप्लॉय कर दीजिए। ओके। अब मार्केट 2008 के बाद कम से कम 10 टाइम्स हो गया, 2200 का इंडेक्स आज 25,000 हो गया। भाई वो 9 करोड़ रुपया 3.5 करोड़ रह गया था, 5.5 करोड़ आपने डाले, 9 करोड़। अगर आज 90 करोड़ है तो बहुत अल्ट्रा HNI तो आप बन चुके हो। वेरी नाइस। और बीच में 2020 की भी करेक्शन आई थी, स्टेटस तो इससे भी आगे निकल चुका है। बट अगर हम एक रफ कैलकुलेशन भी लें तो दोस्त ये जो कहते हैं ना 1% दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इस टाइप के वो स्टेप्स लेते हैं, इस टाइप पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि बॉस ये वेल्थ आ चुकी है, इसको रोकना ही है। देखो जब दुनिया बिल्कुल चालू हुई थी हर बंदा थोड़ी ना अल्ट्रा HNI था, राइट? तो उन्होंने कुछ तो एडिशनल सोचा होगा ना, वो एडिशनल में ये एक सबसे बड़ा टूल है। और मैं इसमें एक एडिशनल स्ट्रेटेजी ये बोलता हूँ, बॉस कभी भी अपने पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो को विदाउट इंश्योरेंस मत छोड़ो। ओके। आप एक बात बताओ,
क्या किसी को पूरी दुनिया की नॉलेज है कल किस वजह से मार्केट गिरेगी? नहीं। देखो इवेंट होने के बाद इट इज इजी टू से, यस, इजी टू, आज गोल्ड सिल्वर गिर गया, उसके बाद लोग बात कर रहे हैं कि यस यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इससे से गिर रहा है। मगर कल बता सकता है कोई नहीं। मार्केट क्यों गिरेगी? नहीं। भाई जैसे आपका लेमन ब्रदर हुआ था, हाँ। उसके बाद हिंडनबर्ग हुआ था, ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, और फिर टेरिफ वॉर हुआ। अरे भाई साहब कितने इवेंट हैं, आपको उन सारे इवेंट के न्यूज़ का पूरा एक्सेस है। आपको तो हो सकता है कुछ न्यूज़ 3 दिन बाद मिले और मार्केट जब तक अपना काम कर चुकी होगी। तो दोस्त इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की नॉलेज हमें नहीं है, और इस टाइप का टूल, इंश्योरेंस जैसा टूल हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि हम अपनी वेल्थ को प्रोटेक्शन के साथ ग्रो कर पाए, और जो वो 1% वाली बात है ना, उसको एक्चुअल में फिर अचीव कर पाए। अगर उस क्लब में जाना है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा। देखो अब राकेश झुंझुनवाला के पास ये है वो है, भाई उस पे अपना एयरक्राफ्ट है, उस पे अपनी कार है, ये है, उसका घर इतना बड़ा है, ये सब बातें हो चुकी है। वो किस अप्रोच पे काम करता है? वॉरेन बफे पे दुनिया भर की शेरो शायरी और पत्नी पोएट्री हैगी, खूब है, या जो उसने अपने कुछ लाइंस दी हैं जिसको लोग पूरी दुनिया बोलती है, मगर भाई इससे कुछ नहीं अचीव होने वाला। अचीव होगा उसकी अप्रोच से। तो वो जो 1% अप्रोच है ना, वो जब तक आप अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक आप, मुझे लगता है शायद स्ट्रगल रहेगा। एंड ये इंश्योरेंस के ऊपर जो आप कह रहे हो, इस पे कोई सर्टन अमाउंट होता है, लिमिटेशन होता है कि इतना अमाउंट होगा आपके पोर्टफोलियो का तभी इंश्योरेंस होगा, ऐसा कुछ होता है? मिनिमम 20 लाख होना चाहिए। मिनिमम 20 लाख होना चाहिए। ओके ओके। अब सर बात करते हैं, आपने ज़रूर सुना है हर्षद मेहता के बारे में। हर्षद मेहता की अप्रोच क्या थी, हमने सबने सुनी है। अब एक्चुअल अप्रोच क्या थी वो तो नहीं पता, बट हर्षद मेहता कहते थे कि रिस्क है, मतलब रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। क्या ये सच है? और एचएनआईज इस तरीके से सोचते हैं क्या? मुझे पूछना। देखो हर्षद मेहता के टाइम पे ये रिस्क था, मगर अब तो इंश्योरेंस है ना। रिस्क आपका कितना रह गया? 10%। भाई मैं कह रहा हूँ आपकी करेक्शन का 90% तो रिटर्न नहीं आ जाएगा। तो दोस्त किस बात का डर है फिर? ठीक है ठीक है। एचएनआईज पे सोचते इस तरीके से, एचएनआईज रिस्क लेना चाहते या नहीं? इंश्योरेंस तो है उनके पास, तो क्या वो रिस्क लेते हैं? रिस्क वाली अप्रोच, अब वो बड़ा रिस्क लेते हैं। बड़ा रिस्क लेते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर आप आज रिस्क नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। भाई आप आगे कैसे बढ़ोगे फिर? हाउ विल यू ग्रो योर वेल्थ? अब आपको ये पता है मेरा कैलकुलेटिव रिस्क कितना है, 10%, 15%, बस इससे ज़्यादा तो नहीं है। भाई जब आपको पता है मेरा जाने के लिए 10-11% है, तो और बाकी सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो इसको इनकैश करने के लिए तो आप इंश्योरेंस लो और उसको इनकैश करो। अगर इंडिया एज अ इकोनॉमी देखें तो बस 2200 का इंडेक्स आज 25,000 हो गया। आप इंश्योरेंस लेते रहिए और बस अचीव 10 गुना हो गया हमारा इंडेक्स। तो आप जब तक कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लोगे तो जब तक नेक्स्ट लेवल नहीं अचीव कर पाओगे। बिल्कुल सही बोला सर आपने। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स में आकर बोल सकते हैं कि रिस्क लेते हैं तो रिस्क तो रिटेलर्स ज़्यादा लेते हैं आजकल। सही बात है, बट रिटेलर्स हर्षद मेहता की ये बात सुन के मोटिवेट तो हो जाते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, और वो रिस्क लेते भी है, बट एसएल कौन लगाएगा? करेक्ट। हाँ, और कैलकुलेटिव रिस्क कौन लेगा? एचएनआईज वहीं पर ऑफकोर्स उनका माइंडसेट वहाँ डेवलप हो गया, तो वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, बट रिटेलर्स नहीं लेते वो। तो लॉस भी वहाँ ज़्यादा होता है। एक चीज़ ऐड कर दे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कि एचएनआईज स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अच्छा, नहीं लगाते क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस है ना। अच्छा ये भी है। राइट राइट। देखो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होता है ये सबको पता है, राइट, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। हाँ हाँ। तो जब वो सौदा ही पलट जाता है तो फिर इसका मतलब है आप तो निकल गए। हाँ। मगर अगर आपके पास इंश्योरेंस, आप तो कहोगे भैया गिर जा तू। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये इंश्योरेंस वाला तो कुछ नया ही समझने मिला। हाँ, तो इसलिए वो लोग स्टॉप लॉस की कोई टर्म नहीं है उनके बुक्स में, और अगर होती है तो हम कटवा देते हैं। ओके, होती है तो बिल्कुल कटवा देते हैं। नथिंग इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। या और अब आपने कहा भाई रिस्क है तो इसका रिटेलर तो ले ही रहा है। भाई वो तो स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है बिना ब्रेक के, जब तक चल रही है, और जब कुछ भी सामने आ गया तो रुकेगी नहीं। बिना हेलमेट के चला रहे हो भी। रुकेगी भी नहीं। रुकेगी भी नहीं। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगता है ये बहुत लोगों ने पूछना चाहिए पर पूछते नहीं है। एचएनआईज में फीमेल मेल का रेशियो क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं जो देखता हूँ ना वहाँ का पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है कि भाई फीमेल्स ज़्यादा वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं वेल्थ को मैनेज करने में, ग्रो करने में। ओके, कैसे? हाँ। थोड़ा बताएंगे? देखिए होता क्या है कि ये लोग ना पूरा एक टीम में काम करती है, पूरी फैमिली। राइट। वहाँ पर जैसे आई एम सॉरी टू से, मतलब किसी को हर्ट ना हो, तो रिटेलर्स में मैंने देखा है कि भाई जैसे आप एक ही बंदा जॉब भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, अब उसको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, 24 ही घंटे हैं, सोना भी है, बच्चों का भी ध्यान रखना है,
तो क्या क्या कर लेगा बंदा? एक बंदा तो नहीं कर पाएगा। अब वो क्या करते हैं, अब देखिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ दे विन डिफरेंटली। वो क्या करते हैं, जो हस्बैंड है या जो फैमिली लीड करते हैं, वो अपना अर्निंग्स पे ध्यान लगाते हैं जॉब या बिजनेस से। उस अर्निंग को अपनी वाइफ को हैंड ओवर करते हैं, बट उससे पहले अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। ओके। पहले ट्रेनिंग होगी, पहले थोड़ा अमाउंट दिया जाएगा, आप उसको ग्रो करो, साल 6 महीने में परसेंटेज देखी जाती है और एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई रिटर्न नहीं देखी जाती। ठीक है। मान लो आपने 10, 15, 20, 22% अचीव कर लिया, तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अब आपको और पैसा दिया जाएगा, एंड देन दैट्स हाउ यू नो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होता क्या है कि अब देखो, उनकी वाइफ के पास एक बड़ा एडवांटेज होता है। पहली बात, HNI फैमिली से हैं, तो घर में ज़्यादातर हर काम के लिए सर्वेंट होते हैं, कुक है, मेड है, ड्राइवर है, किसी भी काम के लिए। दूसरा, वो खुद एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड फैमिली से भी है और वेल सेटल्ड फैमिली में है, तो खुद भी एजुकेटेड है। अब इनके पास में एक प्राइसलेस कॉम्बिनेशन होता है, क्या? एक तो टाइम और दूसरा एजुकेशन, राइट। दोनों अवेलेबल है। अब अपने टाइम का बेस्ट यूज करके ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग करने के बाद, और हम लर्निंग में प्रोडक्शन पहले बढ़ाते हैं। तो वहां पे ना, अब जब इसका आउटपुट आता है, मार्केट आज नहीं तो कभी ना कभी तो बुल रन में आएगी, और अगर बेयरिश रन में आ गई तो बड़ा एडवांटेज देगी, क्योंकि आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करके पैसे भी दे देगा। तो वो पैसा वहां लगाते हैं और वो नेक्स्ट लेवल अचीव कर देते हैं। तो टीम वर्क क्या हुआ, हस्बैंड ने पैसा अर्निंग करा, वाइफ ने उसको इन्वेस्ट करा प्रोटेक्शन के साथ, लर्निंग करने के बाद। और इसका एक ना हिडन एडवांटेज बताता हूँ, जब मान के चलो कोई ना प्रोडक्टिव डिस्कशन घर में नहीं है या कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, तो कई बार ना आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं घर में, और उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी जाता है। घर में अगर बहस होगी तो बच्चे भी सुनेंगे। मगर अब डिस्कशन डिनर टेबल पे क्या हो रहा है कि भाई कौन सा स्टॉक लिया, कौन सा सेक्टर रिव्यू चल रहा है, क्या फ्यूचर स्कोप दिख रहा है, गाइडलाइंस क्या है, इंश्योरेंस ले लिया नहीं ले लिया, ये भाई डिस्कशन हुआ। अब ये बच्चे भी तो सुन रहे हैं। ये सारा काम लोग किस लिए करते हैं? भाई बच्चों को देना है, फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी देनी है। अब उसको अगर नॉलेज के साथ लेगेसी ट्रांसफर होगी ना बॉस, इसका बहुत बड़ा यूज हो सकता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चे फिर उसको ग्रो करेंगे और आपकी गाइडेंस में करेंगे। मगर अगर लोग बिना नॉलेज के लेगेसी ट्रांसफर करते हैं ना, तो फिर मिसयूज होता है, क्योंकि उसने बनाई नहीं है ना। जब बनाई नहीं है तो उसको उसकी कदर नहीं है। राइट। जब आप उसको हाथ पकड़ के चीजें बनवाते हो उससे और देखते हो कि मेहनत हुई है, तो दोस्त फिर उसको रेस्पेक्ट करते हैं, फिर एथिक्स आते हैं, फिर पैसे की रेस्पेक्ट होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि यार बच्चे पैसे की रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, उड़ा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी इस बात पे देखना पड़ेगा। और अगर आप रिटेलर्स को थोड़ा सा रिव्यू करें उनकी लाइफ को, अब वो जॉब भी कर रहे हैं एक ही बंदा, या वो बिजनेस कर रहा है, फिर घर भी है, ट्रैवलिंग भी है, बच्चों को देखना है, पूरा रिलेटिव भी है, सोशल भी देखना है, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अपनी हेल्थ भी देखनी है। राइट। स्टॉक्स कब रिव्यू करें? टाइम ही नहीं है। फिर वो कहते हैं जी मैं लॉस में हूँ। दोस्त, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तभी आप इन्वेस्टमेंट में बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। ओके, अब सर बात करते हैं कि HNIs मतलब ज़्यादा अमीर लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब HNIs कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं इंडिया में? ज़्यादा अमीर लोग कहाँ से आते हैं, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि HNIs कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं या फिर T2 3 सिटीज़ से भी बिलोंग करते हैं? देखो, बिलोंग तो दोनों जगह से करते हैं, चाहे वो T2 सिटी है या T3 है या मेट्रोपॉलिटन है। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ही डीप डाइव करके चीज़ें बताऊं तो शायद मेरे को लगता है Tier 2 और Tier 3 सिटीज से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा। हाँ, अब क्योंकि वो लोग ना थोड़ा लोन वोन लेने में बिलीव नहीं नहीं करते। जो Tier 2 में है, Tier 3 में है, वो लोगों के पास जितना पैसा है उसी को वो ग्रो करते हैं अपने बिजनेस से, क्योंकि वहाँ पे जॉब की तो इतनी अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। हाँ। तो वो लोगों का मतलब, मेरा जो एक एनालिसिस है, अगर मैंने जब डीप डाइव करा, मैंने भी सोचा था इस बारे में, तो उन लोगों का अपना एक बिजनेस है, वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती नहीं, तो वो उसी को एक्सपैंड करते हैं। तो ज़्यादा नंबर्स Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में है, और वो लोन वोन में बिलीव ज़्यादा करते नहीं है। ओके, अभी रिसेंटली ना मैं सर एक चीज़ पढ़ रहा था, मतलब एक अहमदाबाद की या गुजरात की कोई फैमिली है, मतलब मारवाड़ी फैमिली है, उनका बहुत वायरल हो रहा था अभी। तो उन्होंने ये बताया था कि उनके पास गोल्ड था कुछ, आई गेस यहाँ से 25 साल पहले की बात है, 25 साल के आसपास उनके पास गोल्ड था 1 किलो। उन्होंने क्या करा, गोल्ड को बेचा नहीं, उन्होंने गोल्ड अपने पास रखा और उसके ऊपर उन्होंने लोन लिया। बस उनके पास गोल्ड था, ऐसी कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, गोल्ड था, उसको लोन लिया, और उनका गोल्ड सेफ भी पड़ा रहा क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया है। और उस लोन से उन्होंने एक
लैंड खरीद लिया। अब उस लैंड को खरीद लिया उन्होंने, वहाँ पर अपना घर बिल्ड कर दिया, वो सब कर दिया। अभी उनका लोन भी सेफ है क्योंकि उनका कैश फ्लो था। राइट। अब इसी तरीके से मैं कट्टू बताता हूँ आपको। कट्टू इतने साल बाद, मतलब 25-30 साल बाद, अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो चुकी है करोड़ में, मतलब मोर देन 5 करोड़ की वैल्यू हो चुकी है, और गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ गई है। राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जस्ट कि HNI थिंकिंग पहले से होती है आपके पास। ट्रू। हाँ, तो अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो आप पैसे बना ही लोगे, मतलब आपने पैसे से पैसा बना लिया, ऐसा इन शॉर्ट बोल सकते हैं। तो उनकी जो करंट वर्थ इट्स मोर देन 8 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास उस फैमिली की वर्थ हो गई है, बस एक गोल्ड से। तो ये मैं पढ़ रहा था, तो मैं बट उन्होंने एक थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टेप भी लिया है। हाँ, वही बात है, इसलिए वो लोग इस लेवल को अचीव कर पाए। हाँ, तो यही बात है कि 1% अगर आपको आना है, 1% क्लब में आना है, तो आपको इस तरीके से रिस्क भी लेना पड़ेगा एंड थिंक भी करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ, देखो, मेरा ये तो मानना है कि वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो लोग HNI लेवल या HNI स्टाइल की थिंकिंग करते हैं। और ये कहना गलत होगा कि अगर वो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन में, वो टियर 2 में भी रहते हैं। टियर 2 में रहते हैं। मुझे लगता है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ वाले जो मतलब मिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है, वो अपनी वेल्थ दिखाना भी नहीं चाहते, किसी को नहीं, बात भी नहीं करते। वहीं पे T1 में हम ये देखते हैं कि लोग दिखाते ज़्यादा है और होता कम है। ट्रू। ओके, अब ये भी समझ लेते हैं कि क्या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ वाले जितने भी मिलियनर्स है, बिलियनर्स है, HNIs है, वो इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते? इन्वेस्ट करने से दो दोस्त डरते हैं, वो ना बिजनेस करना चाहते हैं। उसके 2-3 रीज़न है, पता नहीं उन लोगों को ऐसा एक मिथ है कि भाई ये जो वेल्थ है या बड़ी वेल्थ जो बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, ये सिर्फ दिल्ली मुंबई वाले ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या उन्हीं के लिए है? ओके। वो उसका एक रीज़न मेरे को जो लगा, उनका ना, उनके पास पेशेंस और पैसे की कोई कमी नहीं है। उनको अगर थोड़ी बहुत कमी है ना, वो एक्सपोजर की कमी है। अगर उनको इस चीज़ का एक्सपोजर मिल जाए, जैसे कोई बता दे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो और इंश्योरेंस के साथ करो, और ये देखो ग्रोथ, MRF जैसा 150 रुपये का स्टॉक 1.5 लाख रुपए का हो गया। तो दोस्त, इस टाइप के बिजनेसेस आप भी पिक कर सकते हो पढ़ने के बाद, इंश्योरेंस लेने के बाद, और आप भी डाइवर्सिफाई करके एक बड़ी अच्छी वेल्थ कर सकते हो। तो बस ये एक एक्सपोजर की मुझे कमी लगती है। अगर वो लोग इस टाइप का एक्सपोजर लेते हैं, वैसे ट्रेनिंग से मिल सकता है, तो मुझे लगता है फिर वो लोग वहाँ बैठ के भी एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। और अपने बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी तो डाइवर्सिफाई हो गया, क्योंकि बिजनेस का एक इनकम का एक पोर्शन आप इन्वेस्ट करोगे, सारा तो नहीं करोगे। मान लीजिए आप साल के 20 करोड़ रुपए कमाते हो, आप 5% कर दो, 10% कर दो, दैट्स हाउ यू कैन, और वो भी प्रोडक्शन के साथ। तो फिर आप एक डाइवर्सिफाई भी करोगे और एक बड़ी वेल्थ बना पाओगे। एंड सर, जो आपने जो HNIs को पढ़ाया है, उनमें से क्या टियर 2 सिटीज़ के ज़्यादा लोग थे, ऐसा कुछ है? ये देखो, अब ज़्यादा हो गए। अब ज़्यादा हो गए? हाँ, अच्छा। पिछले अगर मैं 3-4 साल की बात का ट्रेंड बताऊं, तो अब नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये ऑफ कोर्स मतलब यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की वजह से हुआ है, क्योंकि हाँ, उनको दिस कुड पता बी वन ऑफ द चलता है, रीजंस, करेक्ट। क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इसमें एक्सपोजर है बट हमारे हाँ, पास नहीं है। ट्रू। तो आपके जैसे लोगों को, मतलब फिर बाकी जो लोग हैं, मतलब बच्चे जो पढ़ाते हैं इसके बारे में, उसे फॉलो करना चाहते हैं, हाँ। मुझे लगता है। ओके सर, मैंने सुना है और बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास जल्दी से वेल्थ आ जाती है तो वो सस्टेन नहीं कर पाते। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो, क्योंकि आपने शायद हो सकता है लाइव एग्जाम्पल भी किसी को देखा हो, इतनी जल्दी से मतलब पैसा तो मिल गया उन्हें, ग्रो करके विद इन 1 और 2 ईयर्स या 5 ईयर्स के गैप में, बट वो धड़ाम लेकर नीचे भी आ गए, ऐसा कुछ? देखिए, मैं एक एग्जांपल तो बताना भी चाहूँगा। हाँ। एक मेरे स्टूडेंट हैं, हरियाणा के हैं। ओके, तो ज़मीनें बिक गई, तो आपको पता है काफ़ी पैसा आ जाता है, इंस्टेंटली आता है वो राइट। हाँ पैसे। हाँ हाँ, तो बट उसको मैनेज करने का तो माइंडसेट था ही नहीं। राइट। एक बिहेवियर भी होता है हाँ। उसको मैनेज करने का, तो वो भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी वेल्थ अपनी ख़राब कर दी उसमें। मैं ये कहूँगा बिल्कुल वाइप आउट कर दी। तो समहाउ फिर रेफरेंस के थ्रू मेरी बात हुई उनसे, तो अब पहले से बेटर है, मगर वो वाला माइंडसेट अभी भी डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, मगर अगर लगे रहे और आप डेडिकेटेड है तो एक दिन जरूर होगा। सही बात है। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप एल्गो पे भी काम करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स आप ये एक सर्विस देते हो। तो आप एल्गो के ऊपर बताइए, मतलब इसको किस तरीके से ऑटोमेट करा जाता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, ये लोग हम लोग बेचते नहीं है किसी को भी, या पब्लिक के लिए ये नहीं है। ओके। हाँ, अब होता क्या, ये कैसे इसको यूज करा जाएगा, हाँ। कैसे हम लोग इसको पढ़ाते हैं और इसकी कैसे अप्रोच को एक्सप्लेन करते हैं, और अगर हम किसी को देते हैं तो कैसे देते हैं, ये चीज़ें मैं बताता हूँ। जब हम देखते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, मगर उसका ना थोड़ा सा ध्यान ट्रेडिंग की तरफ भी है,
तो स्टार्टिंग में हम उसको ये बोलते हैं कि तू ना अपना जो भी तेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका पहले 10% तू ट्रेडिंग के लिए अलग कर दे। जैसे किसी का 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो वो 2.5 करोड़ रुपए अपना अलग कर दे ट्रेडिंग के लिए। मगर उससे भी पहले हम ये कहते हैं कि इस 2.5 करोड़ में से भी 2.5 लाख पहले अलग कर और 10, 20, 50 ट्रेड करके दिखा जो स्ट्रैटेजीज जो लर्निंग तूने करी है उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना 2.5 करोड़ से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो पहले 2.5 लाख से आप इम्प्लीमेंट करो, एक शीट बनाओ, इस 2.5 लाख पे क्या रिटर्न आए आपके 2, 4, 6, 10 महीने जो लेने वो लो। और उसके बाद अगर हमें लगता है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि इसको आप अब 2.5 करोड़ तक ले जाओ। अब वो जब जाता है ना तो उसको चैलेंजेस आते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। आपका लॉजिक ठीक है मगर आपको इम्पैक्ट कॉस्ट आएगी। इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब आपने स्टॉक्स खरीदे, मान लीजिए 10 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, सिग्नल रिवर्स होता है तो जैसे ही रिवर्स होगा आप 10वें स्टॉक तक जाते जाते आपको 10 मिनट लग जाएंगे तो प्राइस तो निकल गया। तो अब ऑटोमेशन का काम आता है, फिर हम उसका लॉजिक देख के उसको रिव्यू करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि अब तेरा टाइम है एल्गो पे जाने का। क्योंकि जब एक चीज सिद्ध हो चुकी है, एक प्रूव हो चुकी है कि बॉस दिस लॉजिक वर्क्स और वो आपने खुद ने करा है। देखो एक होता है मेरे पे डिपेंडेंट हो गया आपने करा है, नहीं, अगर आप मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे ना तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको अचीव करना है तो, हाँ जी, नहीं तो आप किसी फंड मैनेजर को पैसे दे दो। राइट। अगर आपको खुद अचीव करना है तो दोस्त सबसे पहले तरीका ये है कि अपने टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू का एक पोर्शन अलग करो और उसका भी 100th पोर्शन या 1/10th पोर्शन आप पहले ट्रेडिंग पे लगाओ। जैसे मैंने 25 करोड़ के सामने पहले स्टार्टिंग में 1 साल के लिए आपको 2.5 लाख रुपए दिया, परसेंटेज बनाओ, आपका माइंडसेट डेवलप होगा। जब माइंडसेट डेवलप हो जाता है फिर आप अपने 2.5 करोड़ को टच कर सकते हो। अब जब 2.5 करोड़ रुपए टच करोगे तो आपको और ज्यादा घबराहट होगी। घबराहट का मतलब है एग्जीक्यूशन कॉस्ट लगेगी, इम्पैक्ट कॉस्ट आएगी और फिर उसको खत्म करने के लिए अब एल्गो का रोल आता है। अगर वो बंदा खुद लॉजिक समझता है तो हम उसकी एल्गो बना देंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपका लॉजिक लिखूं तो हम वो नहीं लिखेंगे। हाँ, लॉजिक को ऑप्टिमाइज करने में मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा, वहां असिस्ट करेंगे, हेल्प भी करेंगे। और इसमें ना एक बेस्ट पार्ट हम जरूर बताते हैं कि बॉस जो भी तेरा लॉजिक अगर अभी नया है और तूने पैसे लगाने हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड फर्स्ट बैक टेस्ट इट। तुम बैक टेस्ट करो। अब बैक टेस्ट के लिए भी ना जो टूल्स अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्पेशली ऑप्शंस में, ऑप्शंस में काफ़ी मतलब ऑप्शंस में जैसे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाता है। अब एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे बैक टेस्ट करोगे? अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं एक्सपायर मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाइज। जैसे 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट था वो। दूसरा होता है कि आप ना कॉन्ट्रैक्ट के पीछे अंडरलाइंग का कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट करते रहो तो एक कंप्लीट चार्ट बन जाता है। उस पर एनालिसिस करना है या हमें कॉन्ट्रैक्ट वाइज करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद बंदा डिसाइड करता है, तो वहाँ पे हम हेल्प करते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने में। मेक सेंस। अब ये पूछते हैं क्या एल्गो इज द फ्यूचर? HNIs के लिए तो है दोस्त। अच्छा, कारण क्यों है? ये है, हाँ, कारण देखो मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक HNI हो, आपका लॉजिक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। आपने 2.5 लाख से उस लॉजिक को प्रूव कर दिया कि बॉस इट वर्क्स, आपने 1 साल ले लिया। अब आपको स्केल करना है, ठीक है। तो पहले आप हर स्टॉक, अब मान के चलो हर स्टॉक में आप अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपए लगाते हो, तो 2.5 करोड़ को 10 ट्रेड कर रहे हो आप। मान के चलो रिवर्स हो गया एकदम से ट्रेड, अब आप मैनुअली हर ट्रेड को एग्जिट करने जाओगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए कॉल से एग्जिट करके पुट लेनी है, तो 10 अगर स्टॉक्स के कॉल हैं आपके पास, अब पुट लेनी है तो 20 ट्रेड करने पड़ेंगे। कॉल से एग्जिट 10 ट्रेड और पुट से बाइंग, पुट में बाइंग 20 ट्रेड हो गए दोस्त। 20वें ट्रेड में तक जाने तक, 20th ट्रेड तक जाने तक आपको कम से कम भी नहीं तो 10-12 मिनट तो लग जाएंगे, राइट? क्योंकि एक एग्जिट करना, दूसरा लगा के बाय करना, फिर एग्जिट करना। तो दोस्त 10 मिनट में जब मार्केट अपने सुपर बेयरिश मोड में होगी, 10 मिनट में तो उड़ा के फेंक देगी, वाइप आउट हो जाएगा। तो जो आपने पूरे साल कमाया था मिनट से पहले चला गया। यहां पे एल्गो का रोल आता है। भाई आप जो काम करोगे ना, अब ह्यूमन बिहेवियर बताता हूँ, आप डीप डाइव कर रहे हो तो ह्यूमन बिहेवियर सीरियली काम करता है। वो एक बार में एक ही चीज सोच पाएगा, मल्टीपल नहीं कर सकता। बिल्कुल जब आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना एकांत में बैठ के, तो आप एक बार में एक चीज सोचोगे। तो कहने का मतलब है एक बार में एक ही स्टॉक तो एग्जिट होगा, अगला स्टॉक फिर भले ही आप क्विक कर सकते हो मगर करोगे एक बार में एक ही। मगर एल्गो के अंदर एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या होता है, 10 प्रोसेस एक साथ चलते हैं और बल्कि 20 प्रोसेस चलाने पड़ेंगे अगर डीप डाइव कर रहे हैं यहाँ पे। वो कॉन्करेंट क्या करता है, 10 प्रोसेस में 10 के 10 ट्रेड एक साथ एग्जिट करेगा और पैरेलली अगले 10 जो कॉन्करेंट है
वो अगले 10 ट्रेड भी खरीद लेगा। तो 20 कॉन्करेंट एक साथ चलते हैं, तो जब तक कोई बंदा पहला ट्रेड ही एग्जीक्यूट करता है, जब तक तो आई ब्लिंक करके वो 20 के 20 ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर देता है, और तब पैसे एक्चुअल में बनते हैं। वही नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग था ये पता चला मुझे एल्गो के बारे में, क्योंकि वो पैरेलल कर सकता है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। ये चीजें जो टेक्निकल है वही समझ पाएंगे। मैं क्योंकि बाकी इसलिए जनरली आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दिया, नहीं तो वी डोंट डिस्कस। ग्रेट ग्रेट। अब पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक जो लास्ट सवाल है वो रिटेलर्स के बारे में होगा। रिटेलर को H9 कैटेगरी में आना है, क्या चीज़ करनी पड़ेगी उसकी? टफ है उसके लिए। क्या टफ है, मतलब क्या क्या चीज़ें होगी, आप कुछ बता पाओ तो। सबसे पहले उसको लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, जैसे उसको पहले अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, वो करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, इससे नीचे कुछ भी है तो दोस्त फिर आप यू आर नॉट एलिजिबल। पहले टारगेट सेट करो बड़ा। वैसे 1 करोड़ सिर्फ एक माइलस्टोन है, एक्चुअल टारगेट 5 करोड़ होना चाहिए। मान के चलो आप एक टारगेट सेट करते हो, तो अब आपको एक नैरो लेन में चलना पड़ेगा, कम से कम जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता। बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वेल्थ लेगेसी में नहीं मिली है। तो आपको, क्योंकि देखो जिसको लेगेसी में भी मिली है ना, जैसे कि मान लो किसी के ग्रैंडफादर ने दे दी, फादर ने दे दी, तो दोस्त उस बंदे ने भी एक नैरो लेन में वो चला होगा एक वक्त में, आज ही तो दिया है ना। जैसे अगर आप धीरू भाई अंबानी के बारे में भी सुनते हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक स्मार्टली डिसीजंस लिए थे, तभी तो आज बच्चे या उनके जो ग्रैंडसन है या ग्रैंड जो भी डॉटर है, तो इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, या वो भी मगर पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो हमें ना ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी, तो उसको एक नैरो लेन में चलना पड़ेगा। नैरो लेन का सबसे पहला मतलब जो एक रूल है, आपको कोई भी डेप्रिशिएटिंग एसेट पे पैसे नहीं लगाने, दैट टू ऑन EMIs। ओके, लगाने ही नहीं है। अब आप क्या अपने आप को इतना टाइट कर सकते हो? बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में तो। दूसरी बात, चलो आप कर लोगे, हाँ, घर में वाइफ भी है, बच्चे बस। भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, आपके इंस्पिरेशंस भी हैं। अब अगर आप कर दोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो फिर आप EMI लूप में एंटर हो चुके हो, डेट ट्रैप पे फंस जाओगे। आजकल क्रेडिट कार्ड्स भी इतनी इजीली मिल जाते हैं, और जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, इससे बोला जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी एक वर्ड है। तो इसमें यही होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है और अपनी अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाओ, बट आप अपनी स्पेंडिंग को इतनी तेजी से मत बढ़ाओ, तो फिर कहीं ना कहीं तो डेट ट्रैप में। अब पैरेलली आपने एक काम कर दिया, सबसे पहले आप लोगों ने टारगेट सेट करा, दूसरा नैरो लेन में चले। नैरो लेन में कोई भी आपको डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं खरीदनी, दैट ऑन EMIs। अब पैरेलली क्या करना है, ये तो हो गया जहां आपने कॉम्प्रोमाइज करा। अब इसके बाद आपको सबसे पहले नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी खुद को नॉलेज है उसी सेक्टर और स्टॉक में पैसे लगाएं। दूसरी बात, जिस दिन 20 लाख को पार करे इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जिस दिन उसकी 20 लाख पार करे, उसी दिन से इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करे, अब ना थोड़े थोड़े रिस्क भी ले। ओके, कैलकुलेटिव रिस्क उसको लेने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टोटल कैपिटल का 10% एक बार रिस्क पे है, मतलब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं इंश्योरेंस के साथ, तो वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव हो जाए। जाने के लिए पता है भाई इतने पैसे चले जाएंगे, तो जब आप रिस्क लोगे ना तो आप आगे जा पाओगे, मगर कैलकुलेटिव रिस्क, नॉट अंधा रिस्क। आंख बंद करके नहीं लेना। तो ये 3 काम अगर करे और 2 ये अप्रोच फॉलो करे, एक तरफ से स्क्वीज करे चीज़ों को और दूसरी तरफ से अपने आप को एक्सपैंड करे, तो फिर ये आगे जाके मर्ज हो जाएंगी। कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मगर दोस्त अगर आप 5 करोड़ या HNI लेवल अचीव करते हैं तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फिर तो आप किंग साइज जी सकते हो। बात सीधी सी है। सब बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने ऐसी बातें हम कर भी नहीं सकते जनरली, बिकॉज HNI की चीज़ें किसको ही पता होगी, बट आप बेस्ट पर्सन थे एंड आप थैंक यू, मतलब पॉडकास्ट पे आए मेरे, थैंक यू सो मच। मुझे सीखने मिला है, तो मुझे लगता है आप जो रिटेलर्स देख रहे हो आपको भी बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या हमें सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि सर के पास ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो वो हमें देना चाहते हैं, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सर। थैंक यू।